खोज कब होती है? देखो, आप उस वैज्ञानिक का नाम बताना और मैं डेट बताता हूं। ये कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1900 ईस्वी के अंदर रक्त समूह की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉर्वे, कॉच या कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर पहचान रहे हो। यहां पर रक्त समूह के अंदर जो आपके लैंडस्टीनर महोदय के द्वारा ए बी हो गया, ए बी ग्रुप हो गया और ए ग्रुप हो गया, ये आपके समूह उसने खोजे थे। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इन रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी के अंदर की गई थी। यह भी आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, आरएच फैक्टर भी बाद में खोजा गया था, है ना। जैसे हम बात करें आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर भी रीसस बंदर के अंदर खोजा था, है ना। रीसस बंदर के अंदर आरएच फैक्टर भी खोजा गया था, तो याद रखिएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, यानी कि सभी से ब्लड लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? देखो, सभी को देने वाला तो कौन सा है? ये ओ है। ये इसे कहा जाता है सर्वदाता कहा जाता है, लेकिन सबसे लेने वाला ये है सर्वग्राही है, यानी सबसे ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता है। तो ओ मेरे भगवान, तुम तो बहुत बड़े दाता हो, सबको देते हो, ऐसे याद करना। तो सबको देने वाला तो क्या हो गया? ओ हो गया। और यहां पर आपका जो है आपका सी ऑप्शन यानी कि सर्वग्राही है, सबसे ग्रहण कर सकता है, वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया है। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। मानव जो मूत्र होता है, अपने इस मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है ना, एक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। अपने जो यूरिन के अंदर जो पीलापन है वो किसकी वजह से होता है? साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम या फिनिलोक्रोम। यहां देखिएगा, इसका एक और नाम भी है, जैसे यूरोक्रोम इसे कहते हैं। यूरोक्रोम के साथ साथ इसे आप यूरोबिलिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरोबिलिन भी इसे आप कह सकते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर कुछ ग्रंथियां दी गई हैं, सामने उनसे संबंधित हार्मोन आपको दिए गए हैं। तो आपको पहचान करना है कि जनन ग्रंथियां कौन सी हैं, पीयूष ग्रंथि कौन सी, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है और अधिवृक्क से कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन से नीचे यहां पर सुमेलित करोगे सभी साथी। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो ऑप्शन नंबर, देखो जनन ग्रंथि की बात करें, हाँ जी, जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपके जनन ग्रंथियों से संबंधित है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि, अपने जो मटर के दाने के समान जो मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, वो आपके वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय से लैगरहैंस दीपिकाएं जो होती है वो आपके इंसुलिन के इंसुलिन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती है। अधिवृक्क से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए के सामने 2 होगा, ए के सामने 2, बी के सामने क्या है? 3। ऑप्शन नंबर यहां भी है, यहां भी है, सी के सामने है 1, तो वो ऑप्शन नहीं होकर के क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से संबंधित, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। देखो यहां पर एक बार पुनः आपके हार्मोन और उससे स्त्रावित होने वाली जो हार्मोन है और ग्रंथियां दोनों दिए गए हैं। वे ग्रंथियां जिनसे हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अपने कौन कौन से हार्मोन है यहां पर देखो, जो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। देखो प्रोजेस्टेरोन है तो गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से, और टेस्टोस्टेरोन है तो पुरुष के वृषण से, और थायरॉक्सिन है तो थायराइड से, इंसुलिन है तो अग्नाशय से। कॉमन क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए के सामने 3 होगा, ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 1, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा साथी, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या बनता है, वो प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उप उत्पाद क्या निकलता है? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और पेड़ पौधों पर धरती की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में पेड़ पौधे होने स्टार्ट हुए, तब ये ऑक्सीजन इस वातावरण के अंदर आनी स्टार्ट हुई। उससे पहले ऑक्सीजन का अस्तित्व नहीं था। ये पहले भी प्रश्न आया था। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा। तो याद रखिए यहां पर, चलिए उत्पाद क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो यहां पर आपके जल, कार्बोहाइड्रेट, जो जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण भी करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? देखो आज के टाइम में जब पेट्रोल डीजल इनके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, तो हमने पेड़ पौधों से एनर्जी के जो सोर्स के रूप में उसको अपनाया है। तो कौन कौन से यहाँ पर आपके
निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? गूगल है कि रोशा घास है कि रतन जोत है या जावा घास है? कौन सा है आपका? देखो रतन जोत हो गया यहाँ पर है ना, रतन जोत हो गया, इसके साथ साथ जेट्रोफा हो गया ना, जेट्रोफा हो गया, रतन जोत हो गया। इनके बीजों से आप जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में बायोडीजल बना सकते हैं और जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। चलिएगा साथियों, कुनेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है जनरल साइंस में। कुनेन की हम बात करें, कुनेन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवाई है ना, मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवाई है। और मलेरिया किससे होता है? मलेरिया तो परजीवी से होता है ना, मलेरिया परजीवी के माध्यम से होता है। तो ये जो कुनेन है वो कहां से प्राप्त होती है? कुनेन की बात करें तो आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। आप कहोगे गुरुजी सिनकोना वाला जो सीधा क्वेश्चन नहीं दिया है, हाँ जोजोबा और होहोबा भी इसके लिए है, बिल्कुल जैव ईंधन के लिए जोजोबा और होहोबा पेड़ उसके लिए भी है। देखिएगा ये आपके विशेष रूप से जो प्राप्त करें सिनकोना नामक जो पेड़ है, सिनकोना नामक जो आपका पौधा है, सिनकोना का जो पौधा होता है, सिनकोना के पौधे की चाल से है ना, सिनकोना के पौधे की चाल से क्या प्राप्त होता है? हमें कुनेन की दवाई प्राप्त होती है। और ये एक आवर्तबीजी पादप होता है। सिनकोना क्या है? एक आवर्तबीजी पादप होता है। इसका विशेष उपयोग है हम जोड़ों के दर्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अपने घुटने दर्द कर रहे हैं तो जोड़ों के दर्द के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथी, जो आपका ये पौधा है वो क्या है? आवर्तबीजी पादप है। आवर्तबीजी पादप सीधा सिनकोना नहीं दिया है, ये सिनकोना एक आवर्तबीजी पादप है और उसके चाल से इसको प्राप्त किया जाता है। देखो निमोनिया जो होता है ना, किसी को अगर मान लो कि निमोनिया हो गया तो आप बताओगे ये बीमारी है वो आपके किस से संबंधित है? निमोनिया जो होता है तो आपके तंत्रिका तंत्र, ब्लड, त्वचा या फेफड़े की बीमारी है, किससे है? हाँ जी, ये वैसे तो एक जीवाणु जनित रोग होता है ना। ये निमोनिया की हम बात करें तो जीवाणु जनित रोग होता है विशेष रूप से। निमोनिया जो है वो आपका निमोनिया या न्यूमोनिया जीवाणु जनित रोग है। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है वो अपने किसके ऊपर पड़ेगा? बहुत बढ़िया, फटाफट डी आंसर गुरुजी, लंग्स है इसका। बहुत बढ़िया, शाबाश, लंग्स है इसका आंसर। वर्दी तुम्हारी होकर रहेगी क्योंकि तैयारी तुम्हारी बड़ी जबरदस्त है। तो कह दो एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। 13 और 14 जून को मुकाबला तो होगा वर्दी के लिए और जीतेंगे हम ही। चलो यहां फेफड़े इसका राइट आंसर हो जाता है सभी साथी, बहुत बढ़िया। ये जीवाणु के साथ साथ आपका विषाणु भी और कवक के लिए, विषाणु और कवक की वजह से भी कभी कभी ये हो जाता है। विषाणु ज्यादा है, बाकी इन दोनों से भी आपका रेस्पॉन्सिबल है, निमोनिया होने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण, दूषित पानी के वजह से नहीं फैलता है। देखो दूषित पानी की वजह से कौन सा नहीं होता है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया और हेजा। दिए गए ऑप्शन में से फटाफट देखो, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हेजा हो गया, ये सब दूषित पानी की वजह से होते हैं। लेकिन आपका जो हेपेटाइटिस बी है, बहुत बढ़िया, शेयर करो, बहुत बढ़िया। हेपेटाइटिस की बात है, डीएनए के अंदर चेंजेस की वजह से ये होता है, आपका डीएनए से संबंधित हो गया। तो ये आपका याद रखिएगा, यहां पर हेपेटाइटिस बी आपका यहां पर ऑप्शन गलत है। बाकी सब के सब दूषित जल की वजह से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है वो आपका वायरस द्वारा होता है? देखो वायरस द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, पोए छोड़ गई, है ना, पोचे छोड़ गई, छोड़ गई। ये इसकी ट्रिक होती है। किसकी ट्रिक है? वायरस जनित रोगों की ट्रिक है। अब मैं यहां पर बताऊंगा आपको, यहां पर पूछा है कि वायरस जनित रोग कौन सा है, आप लोग फटाफट पहचानो वायरस जनित रोग कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक वायरस जनित है? देखो एक तो होता है आपका